नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आई हूं मनी सेंट्रल, जिसमें हम अर्थव्यवस्था, बिजनेस जगत और पर्सनल फाइनेंस से लेकर के आपके निवेश के बारे में बात करते हैं। अमेरिका के टैरिफ को लेकर के रुख पर बात करते हैं और इकोनॉमी में क्या चल रहा है इसे डीकोड करते हैं। और इसे डीकोड करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा। हेलो प्रवीण। तो बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन आज हमारा सबसे पहला फोकस होने वाला है देश की इकोनॉमी, क्योंकि भारत की ग्रोथ पर सरकार के आंकड़े आ गए हैं। चौथी तिमाही में देश की ग्रोथ 7.4% रही है और ये उम्मीद से बेहतर आंकड़ा है। पूरे साल के लिए जो इन आंकड़ों पर नजर डाल रहे हैं वो है कि देश की ग्रोथ 6.5 पर रही है। इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार के लिए ये राहत वाली खबर है या इकोनॉमी के लिए अभी भी फिक्र बनी हुई है। आज बात होगी एक और बड़े मामले की जो सीधा आपसे जुड़ी हुई है, गोल्ड लोन। दरअसल गोल्ड लोन पर रिजर्व बैंक को सरकार ने दिया है बड़ा झटका। आपको पता होगा कि फरवरी की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में आरबीआई ने एक बड़ा ऐलान किया था, गोल्ड लोन के नियमों को सख्त बनाने की प्लानिंग की थी। अब उस पर सरकार ने पलट दी है बाजी। इस पर आज हम बात करने वाले हैं और ये सीधा सीधा आपके मतलब की खबर है। और आखिर में बात होगी अमेरिका की और टैरिफ की। क्या अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के पूरे टैरिफ दांव की हवा निकाल दी है? आपको भी यही लग रहा है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रंप एक प्लान बी पर काम कर रहे हैं? इस पेचीदा कहानी में अब मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स ने कुछ बेहद अहम बातें कही है और इसको ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ग्रोथ के नंबर्स जो हमारे सामने आए हैं, सरकार ने आज गुजरे फिस्कल की चौथी तिमाही और सालाना ग्रोथ के आंकड़े पेश किए हैं। चौथी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रही है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। और पूरे साल की बात करें तो देश 6.5% से आगे बढ़ा है। हालांकि ये 4 साल की सबसे कम ग्रोथ है और तीसरी तिमाही में देश की ग्रोथ 6.2% रही थी। अब ये ग्रोथ के आंकड़े किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रवीण, क्वार्टर टू क्वार्टर जाहिर तौर पर हम एक अच्छा नंबर्स देख रहे हैं, ठीक है। 6.2 से हम 7.5 पर हैं, पर जब ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर रहे हैं और 4 साल का ये लोएस्ट स्तर है, तो इसे कैसे समझा जाए? अच्छी खबर, बुरी खबर? नहीं, देखिए, बहुत सारे कई लिहाज से अगर आप देखें तो ये एक अच्छी खबर है, एक बड़ी खबर है। वजह इसकी ये है कि अगर आप पिछले पूरे चारों तिमाही देखेंगे, अगर आप इसमें, तो चारों तिमाही की सबसे बड़ा आंकड़ा है ये 7.4% का। और आप इसको इस बात से तुलना कीजिए कि जब सितंबर तिमाही के नतीजे आए थे जीडीपी ग्रोथ के, तो उससे सरकार, आरबीआई और आम जनता तक सबके जो है इंडस्ट्री सबके कान खड़े हो गए थे। एक जो है बुरी स्थिति वो दिखा रही थी। 5.4% का जीडीपी का ग्रोथ का नंबर आया था सितंबर तिमाही में। उसके बाद आपका दिसंबर तिमाही में 6.2% का नंबर आया, थोड़ी जीडीपी में सुधार आया। और अब जब 7.4% का नंबर आया, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जितने पोल्स आए थे अब तक, उन सब में या जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी उससे ये ज़्यादा नंबर आया है। माना ये जा रहा था कि 6.8% रह सकती है चौथी तिमाही की ग्रोथ, 6.9% रह सकती है, या अधिकतम 7.1% की ग्रोथ की बात कही गई थी। लेकिन 7.4% की ग्रोथ जब आई है तो उसने पूरे साल के जो एवरेज है उसको ऊपर ले जाने में बड़ी मदद की है और इसी वजह से 6.5% की ग्रोथ हासिल हो पाई है। हालांकि आरबीआई और सरकार दोनों ने अपने जो पिछले अनुमान दिए थे उसमें FY25 के लिए 6.5% ग्रोथ की ही बात कही थी, लेकिन तब ऐसा ये लग रहा था कि ऐसा कर पाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि एकदम आप 6.2 से 7.4% की ग्रोथ पे जाने का मतलब है कि देश में कुछ बड़ी सुधार दिखाई दे रहे हैं, चाहे कंजम्पशन हो या फार्म आउटपुट हो या दूसरे जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, उनके बूते पर ही इतनी बड़ी ग्रोथ मिल सकती थी। और ऐसा अब ये लग रहा है कि वाकई जनवरी, फरवरी और मार्च में जो देश की का जो पहिया है ग्रोथ का, वो अच्छी रफ्तार से दौड़ा है। लेकिन इससे जब लॉन्ग टर्म में कंपेयर कर रहे हैं तब तो ये कम है। जो 4 साल में जो एक पेस पकड़ी थी वो तो कम है। नहीं, बिल्कुल, पिछले 3 साल से देखिए ग्रोथ जो है, अगर इस साल को छोड़ दें FY25 को, तो लगातार 7% प्लस की ग्रोथ थी। 9.2% की थी, 9.7% की थी। उसके पहले कोविड का दौर था जब वहाँ नेगेटिव ग्रोथ हमने दर्ज की थी। वहाँ के बाद से ये सबसे कम
ग्रोथ का नंबर है। लेकिन आप ये समझिए कि पिछला पूरा जो वक्त है, चाहे आप मार्केट्स के हिसाब से देख लीजिए, चाहे आप ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज़ के हिसाब से देख लीजिए, ये पूरा दौर एक अनसर्टेनिटीज़ से भरा हुआ रहा है। और इससे भी बड़ी बात ये रही है कि जो डिमांड थी देश में, चाहे रूरल कंजम्पशन हो चाहे अर्बन कंजम्पशन हो, वहाँ हमने बुरी तरह से उसको पिटते हुए देखा था पिछले साल। लेकिन अब जो लग रहा है वो ये है कि डिमांड में रिवाइवल हुआ है जनवरी से। एक चीज़, फार्म आउटपुट जो हुआ है, चाहे आप खरीफ की फसलों का देख लीजिए पिछले साल या उसके बाद रबी की फसलों का देख लीजिए, उसमें अच्छा आउटपुट आया है, किसानों की आमदनी बढ़ी है और लोग अब कंजम्पशन पर पैसा खर्च करना शुरू कर रहे हैं। इस बात के संकेत इन नंबर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो कंजम्पशन वापस पटरी पर लौट रही है, लेकिन अभी वक्त लगेगा। बिल्कुल। अब अभी हमें रिजॉइस करने का तो नहीं है, कि खुशी मनाने का तो वक्त नहीं है अभी, मतलब अभी चुनौतियां हैं। चुनौतियां उसके बाद और बढ़ी हैं, क्योंकि उसके बाद अप्रैल से वास्तविकता में जो ट्रंप का जो पूरी अनसर्टेनिटी थी जो टैरिफ को लेके, वो लागू हुई 2 अप्रैल को, जब ट्रंप ने अपना लिबरेशन डे किया और नए टैरिफ रेसिप्रोकल लागू कर दिए दुनिया भर पे, तो वो एक पछड़ा हुआ। लेकिन उसके साथ ही अप्रैल से ही क्या चीज़ एक बड़ा बदलाव हुआ है, वो हुआ है सरकार का जो 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स फ्री करने का जो ऐलान था फरवरी के बजट का, वो भी लागू हो गया है। यानी लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती हुई अब अप्रैल से नजर आ रही है। इसके साथ ही बात यह है कि आरबीआई ने 2 ट्रेंचेस में 2 बार 25-25 बीपीएस का रेट कट भी किया है। अब रेपो रेट 6% पे आ गया है और अगली मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग अगले ही हफ्ते होने वाली नेक्स्ट फ्राइडे को मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है। उसमें माना यह जा रहा है कि जिस हिसाब से महंगाई है, और कल ही आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट भी है जिसमें बता रहे हैं कि सेविंग्स बढ़ी है। बिल्कुल, सेविंग भी बढ़ी है और आरबीआई ये कह रहा है कि महंगाई जिस हिसाब से चल रही है वो हमारे 4% की रेंज है, उसमें है। और माना यह भी जा रहा है कि अगले 6 महीने में, यानी इस फिस्कल के अगली छमाही जो है, उसमें 2.5% के अराउंड रिटेल इन्फ्लेशन रह सकती है। तो इन्फ्लेशन असल में पिछले 2-2.5 साल से न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा मसला बना हुआ था। वहाँ जो राहत मिल रही है उससे जो रेट कट होगा और फिर जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जिसमें यह बात भी आ रही है कि जो नेट फाइनेंशियल सेविंग्स हैं देश की, वो 2023-24 में 5.1% हुई है। तो उसमें भी इजाफा अब आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में दिखाई दे सकता है, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा। तो ओवरऑल अब सरकार का और आरबीआई का दोनों का फोकस अब सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पे है। ठीक है, चलिए। तो प्रवीण के मुताबिक जीडीपी के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन चुनौतियां कई हैं। पर मुझे लगता है आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जो हमें बता रही है कि हाउस होल्ड का जो सेविंग्स का जो दायरा है वो बहुत लंबे समय के बाद पॉजिटिव जोन में नजर आ रहा है। हालांकि लाइबिलिटीज भी बढ़ी हैं, लेकिन एक बात है कि लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है और कंजम्पशन बढ़ रहा है। लाइबिलिटीज का बढ़ना नेट और नेट अगर आप देखेंगे ना तो वो नेगेटिव नहीं होता। जैसे कि देश पे भी कर्ज अगर आपका बढ़ रहा है या देश अगर कर्ज ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी बुरी स्थिति में हैं। अगर आप उस कैपेक्स का इस्तेमाल असेट जनरेशन में कर रहे हैं, रोजगार जनरेशन में कर रहे हैं, तो वो कर्ज अच्छा है। इसी तरह से अगर लोग लाइबिलिटीज ले रहे हैं, इसका मतलब एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, लोग असेट्स ले रहे हैं, चाहे कार हो चाहे घर हो, पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो वो एक मायने में जहां डिफॉल्ट हो सकते हैं वहां थोड़ा खतरा है। अदरवाइज तो अगर लाइबिलिटीज भी बढ़ रही हैं तो इनकम के साथ अगर लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो मैं ये मानता हूं कि उतना खराब नहीं है। कंजम्पशन के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन लाइबिलिटीज की बात की तो एक लाइबिलिटीज पर एक इंपॉर्टेंट खबर जो हम आपको बताना चाहते हैं। शुक्रवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बड़ा बयान जारी किया है। गोल्ड लोन पर रिजर्व बैंक जो सख्ती करना चाहता है उस पर उसे एक बड़ा झटका लगा है। सरकार ने कह दिया है कि उसने आरबीआई की ड्राफ्ट गाइडलाइंस में बड़े संशोधन किए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज ने आरबीआई के प्रस्तावों की पड़ताल की है और अपने फीडबैक सबमिट किए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्स प्लेटफॉर्म पर डाले एक पोस्ट में कहा है कि आरबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके नियमों से छोटे गोल्ड लोन बोरोअर्स पर बुरा असर ना पड़े। तो अब यहां से एक बड़ा सवाल उठता है कि रिजर्व बैंक जो करना चाहता था, सरकार वो नहीं चाहती है उस तरह से हो, और ये जो छोटे गोल्ड लोन बोरोअर्स की बात सरकार कर रही है इस कमेंट में, इसे कैसे समझा जाए प्रवीण? नहीं, इसकी चिंता जब अप्रैल में असल में आरबीआई गवर्नर ने गाइडलाइंस जारी की थी और जो मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने बोला था कि हम गोल्ड लोन पे एक यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, किस तरह से लोन बांटे जाएं,
उसके लिए हम गाइडलाइंस लेके आएंगे। और इसके बाद ही तुरंत पूरे मार्केट में इसकी खबरें आई और जो गोल्ड लोन बांटने वाले एनबीएफसीज हैं उनके शेयरों में भी बुरी तरह गिरावट आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी आरबीआई के गवर्नर ने, तो उसमें उनको सफाई देनी पड़ी थी तुरंत कि हमने सख्ती करने की मैंने कोई बात नहीं की, ये उनका बयान था एज इट इज। लेकिन साफ तौर पे ये माना गया कि जब आरबीआई गोल्ड लोन को लेकर गाइडलाइंस ला रहा है और जब लेके आया तो उसमें जो चीज़ें थी वो ये बता रही थी कि गोल्ड लोन लेना अब आसान नहीं होगा। और ये चिंता सरकार के कान तक पहुंच गई, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोगों का जब लोग लोन लेते हैं तो उनका एक बड़ा सहारा आपका गोल्ड लोन होता है। और अगर आप पिछले साल दर साल हिसाब से देखेंगे तो गोल्ड लोन सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेगमेंट्स में शामिल रहा है। अब उस चिंता को सरकार ने संभवतः समझा है और जो गोल्ड पे जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस आरबीआई की जारी की थी उस पे एक कड़ा और साफ संदेश दिया है कि यहाँ पे आपको बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। अब इसमें क्या है कि सरकार ने क्या कहा है कि 2 लाख रुपए तक का जो गोल्ड लोन लेने जा रहा है शख्स, उसके लिए ये नई गाइडलाइंस लागू नहीं होंगी। दूसरी बड़ी चीज़ है कि जब गाइडलाइंस लागू होंगी उनको फिलहाल एक तरह से सस्पेंड रखा जाए, 1 जनवरी 2026 के बाद इनको लागू किया जाए। तीसरी बड़ी बात, एलटीवी को लेके एक बड़ा सवाल उठा था और चिंता जारी की गई थी, जाहिर हुई थी, वो था लोन टू वैल्यू। आरबीआई की जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस थी उसमें कहा गया था कि 75% से ज़्यादा आपका लोन टू वैल्यू नहीं हो सकता, यानी 100 रुपये का अगर आपका गोल्ड की कीमत है आज, तो अगर आप आज गोल्ड लोन लेने जाते हैं तो उस पर 75 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। और आपको याद होगा जब कोविड का दौर था तब इसमें रियायत देते हुए 80% तक कर दिया गया था लोन टू वैल्यू। तो एक ये बड़ी चिंता थी। तीसरी और सबसे बड़ी चिंता थी जो कि आम लोगों के लिए जिसने माथे पे पसीना ला दिया था, वो थी कि आपको जब आप गोल्ड लोन लेने जाएंगे तब आपको ये साबित करना होगा कि इस गोल्ड के आप मालिक हैं। अब बहुत सारे लोग या घरों में महिलाएं, मान लीजिए आपके पास 1970 या 80 का गोल्ड है, कोई ऑर्नामेंट है, आपको आज पैसे की जरूरत कैसे साबित करेंगे? तब आप उसको कैसे साबित करोगे कि मेरे पास ये बिल है? इस चीज को, ये असल में सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था इस पूरे मसले का कि आप अपनी ओनरशिप कैसे प्रूव करेंगे। और एक और बड़ा मसला था जो तभी आया था निकल के कि क्या सरकार और आरबीआई इस पूरे गोल्ड लोन के जरिए, ओनरशिप के जरिए आप पे टैक्स लादना चाहती है? क्या आपकी एक स्क्रूटनी की जा रही है कि किस शख्स के पास कितना गोल्ड है? तो ये कुछ ऐसी बड़ी चिंताएं थी जिसको लेके कि सरकार तक चीज़ें पहुंची और तब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आज आकर जो ट्विटर पर आकर अपना बयान जारी किया है। और जाहिर तौर पर आरबीआई का जो गोल्ड लोन पर एक एग्रेसिव स्टैंस था, आरबीआई भले ये चाहता है कि एक यूनिफॉर्मिटी आए, बैंक और एनबीएफसीज के गोल्ड लोन बांटने के नियम एक जैसे हों, तो रिलैक्सेशन देना चाह रही है सरकार, एक रास्ता लाना चाह रही है जिस तरह से ये लागू किया जाएगा। और 2 लाख रुपए से कम या 2 लाख तक के लोन लेने वालों के लिए ये नए नियम लागू नहीं होंगे। ओके, तो इसमें जो ओनरशिप वाली आपने बात की वो किसी के लिए अब लागू नहीं होगा? वो हो सकता है। अब देखिए, चूंकि ये रिकमेंडेशन सरकार ने आरबीआई को भेजी हैं, अब आरबीआई को इसमें क्या फिर से कुछ फीडबैक आते हैं, क्या होता है, और उसके बाद 1 जनवरी 2026 से जब ये लागू होगा तब इसमें क्या बदलाव, क्या संशोधन लेके आते हैं। हो सकता है 2 लाख से ऊपर के लोन के लिए ये सारी चीज़ें आरबीआई रखे और सरकार खुद रखे इस चीज़ को कि इसके ऊपर के जो लोन हैं वहाँ पे इस तरह की कड़ी शर्तों को रखा जाए। इसमें एक बैंक से आपको प्योरिटी का सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी है, जो आरबीआई के ड्राफ्ट रूल्स कह रहे हैं। वो भी एक वो है कि जब आप बैंक के पास लोन रखने जाएंगे अपना सोना गिरवी, तब आप बैंक से एक प्योरिटी सर्टिफिकेट लेंगे कि भाई मेरा सोना इतनी प्योरिटी का है, तो कल को कोई विवाद ना हो उसमें। तो एक चीज़ और भी है, पिछले वक्त में जब ये गोल्ड लोन बांटे गए तो उसमें कई तरह की डिस्क्रिपेंसी, कई तरीके के फ्रॉड और ये बैंकों के हवाले से दिखाई दिए। आप जो कह रहे हैं वो लोन टू वैल्यू रेशियो को लेकर के था, क्योंकि गोल्ड की कीमत कुछ थी, लोन लोगों को कम का मिल जाता था, गोल्ड की प्योरिटी कुछ होती थी, गोल्ड उन्हें कुछ और मतलब बैंक उन्हें कुछ और बता देते थे। वो टारगेट्स पूरा करने के लिए कई तरह के हथकंडे बैंकों ने अपनाए, जिनमें कई बैंकों का नाम भी आया। अभी आप बैंक के पास जाएंगे ना प्रवीण, तो सब ही आपको गोल्ड लोन देने के लिए इतने तत्पर
रहे थे, तो इस सब पर जो है आरबीआई एक स्ट्रिक्ट एक्शन या फिर थोड़े नियम को टाइट करना चाह रहा था, पर अब सरकार इस पर आ गई है और कह रही है कि इसको आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अभी तक जो हमें समझ में आ रहा है। वैसे समय है 1 जनवरी 2026 तक इसको शुरुआत में शायद लागू किया जाएगा, तो अभी विचार विमर्श जारी है। हो सकता है अब अगली आरबीआई, इन्होंने पिछले मॉनेटरी पॉलिसी में इसका ऐलान किया था, अब इतनी जल्दी तो तैयार नहीं होंगे नियम कि हम अगले हफ्ते देखेंगे इस पे कुछ अनाउंसमेंट। नहीं, अभी हाल फिलहाल में अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि दूसरे भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके भी फीडबैक अभी इस पे आ रहे हैं। अब सारा कंपाइल होकर आरबीआई के पास जाएगा, फिर आरबीआई, क्योंकि खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भेजा है, तो आरबीआई को अब उस पर गंभीरता से विचार भी करना होगा। आरबीआई सीधे, भले आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन आरबीआई उसको सरपास भी इतने आसानी से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस खबर पर नजर रहेगी, लगातार अपडेट होती रहेगी ये खबर। लेकिन हाँ, आरबीआई जो सख्त नियम लाना चाहता था, उस पर अब सरकार ने रुख साफ करके अपने कुछ प्रपोजल भेजे हैं, अपने कुछ सुझाव भेजे हैं, और अब तमाम स्टेक होल्डर से भी सुझाव मांगे गए हैं। और हम देखेंगे कि गोल्ड लोन के जो नियम हैं उनमें किस तरह की रिलैक्सेशन मिलती है, किस तरह के चेंजेस मिलते हैं। अगली खबर बात कर लेते हैं ट्रंप की, क्योंकि इनकी चर्चा किए बिना मनी सेंट्रल पूरा नहीं हो सकता है। एक दिन पहले ही हम सब ने देखा कि ट्रंप के टैरिफ को अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, कह दिया था कि ट्रंप के पास इस फैसले को लेने का अधिकार नहीं है। पूरी दुनिया को जैसे एक बड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आई थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि ट्रंप चुप बैठ जाएंगे? ट्रंप ने इसका प्लान भी ढूंढ लिया है। ये सवाल इस वजह से हम उठा रहे हैं क्योंकि 2 बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने साफ कह दिया है कि कोर्ट के फैसले का असर बहुत ही लिमिटेड रहने वाला है। कह दिया है कि ट्रंप सरकार के पास ऐसे दूसरे तरीके मौजूद हैं जिनसे वो टैरिफ पर अपने प्लान पर आगे बढ़ सकते हैं। 2 इन्वेस्टमेंट बैंक्स मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स है। तो क्या है इनकी वार्निंग? और लगता है कि ट्रंप को कोई नहीं हिला सकता है, फेडरल कोर्ट भी नहीं। देखिए, कल जब फैसला आया फेडरल कोर्ट का न्यूयॉर्क के, तो उसके बाद से ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका एक प्लान भी तैयार करना शुरू कर दिया है कि अब चूंकि एक झटका है, लेकिन अब उससे कैसे निपटना है उसका एक प्लान सरकार तैयार कर रही है। और इसमें बताया ये जा रहा है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है उस हिसाब से, कि जो ट्रेड एक्ट है 1974 का यूएस का, उसका सहारा ट्रंप ले सकते हैं, जिसके जरिए कि वो अपने जो टैरिफ हैं ऊंचे, उनको बरकरार रख सकते हैं। कोर्ट ने ये कहा था कि आपने जो इमरजेंसी अथॉरिटी अपने पावर्स का यूज़ किया है, वो आपका एक ओवरस्टेपिंग है, यानी आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर टैरिफ पर अपने नियम लागू किए हैं। अब इसी चीज़ पर कि आखिर, अच्छा, दुनिया भर में एक राहत आई उस बात को लेके कि साहब चलो टैरिफ पे पॉज लगा, अमेरिका ने खुद ही इसको खारिज कर दिया। लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड टाइप का मामला है उसमें, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स दोनों की एक बड़ी रिपोर्ट आई है, दोनों की सेपरेट अलग अलग रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनके असर जो है वो बेहद लिमिटेड रहेंगे कोर्ट के ऑर्डर के। मॉर्गन स्टैनली के जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसे टैरिफ पहले चल रहे थे, यानी जो लागू किए थे ट्रंप ने, ऐसे ही टैरिफ आने वाले वक्त में भी रहेंगे। गोल्डमैन सैक्स के जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा है कि भले कोर्ट का झटका लगा है और ये एक अनिश्चितता को इसने पैदा किया है, कोर्ट के झटके ने अमेरिका के लिए, लेकिन ट्रंप के पास दूसरे तरीके हैं, दूसरे टूल्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करेंगे। उसमें एक जो क्लॉज है आपके ट्रेड एक्ट में, जिसके तहत वो 150 दिन के लिए 15% टैरिफ लागू कर सकते हैं, और इसके बाद के वक्त में वो फिर क्लॉजेस के आधार पर, जो ट्रेड प्रैक्टिस के क्लॉज हैं उसके आधार पर अलग अलग सेक्टर्स के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि ट्रंप प्रशासन झुकने वाला नहीं है फिलहाल, उसका प्लान ये है। और जो खुद ट्रंप प्रशासन के जो इकोनॉमिक काउंसिल के एक मेंबर हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि हम इसकी अब तैयारी कर रहे हैं कि आगे इससे किस तरह से निपटा जाएगा, किस तरह के हम जो कानून है, अमेरिकी कानून, उनका सहारा लेकर हम किस तरह से यहाँ पर टैरिफ का जो पूरा निज़ाम एक स्थापित करना चाह रहे हैं नया, उसको किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं ट्रंप को। फेडरल कोर्ट का भी उस पर ये नहीं। अब क्योंकि हम इस मुद्दे पर हैं, ये बताइए कि भारत की बातचीत अब कितनी आगे बढ़ती हुई आपको लग रही है, जो हम न्यूज़ में पिक कर रहे हैं? गिव अस अ सेंस ऑफ दैट कि क्योंकि
हम सब यही जानना चाहते हैं, जुलाई अब हम 1 महीने ही दूर हैं। बिल्कुल नहीं, भारत में अभी पीयूष गोयल ने हाल में ही बोला है, उन्होंने ये कहा है कि हम तेज़ी से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत काफ़ी आगे निकल चुकी है दोनों देशों की, और चूंकि अब कोर्ट ने पॉज कर दिया है तो इंडिया के लिए भी राहत की बात है इसमें, जब कोर्ट ने टैरिफ को पॉज किया है। और उन्होंने ऐसे में उम्मीद जताई कि अब हम एक जल्द ही भारत एक डील अमेरिका के साथ करने में सफल हो सकता है, न सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि पीयूष गोयल ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ भी जल्दी ही एक म्यूचुअल बेनिफिशियरी ट्रेड डील कर सकते हैं। तो भारत की उम्मीद यह है कि 9 जुलाई का जो टाइम है 90 दिन का, उससे पहले पहले एक अंतरिम डील भारत हासिल कर ले। हो सकता है बहुत सारे जैसे एग्री प्रोडक्ट्स हैं जिसको लेके सबसे ज़्यादा दोनों देशों के बीच में एक तनाव है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, जिन पे 25% के टैरिफ लगाए हैं, वहाँ पे उन सब से किस तरह से उनको हो सकता है पहले जो ट्रेंच की या फर्स्ट फेज की जो डील होगी उसमें इन प्रोडक्ट्स को बाहर रखा जाए, ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके आया जाए सेक्टर्स को जहाँ पे दोनों देश एक राय हैं और एक रूप में आकर सामने उस पर डील कर सकते हैं। ट्रंप हालांकि कई बार ये कह चुके हैं कि भारत तमाम प्रोडक्ट्स पे 0 टैरिफ लेने के लिए तैयार है, वो यूनिलेटरली कुछ ऐलान कर देते हैं अपनी तरफ से, फिर सरकार को भारत की तरफ से मना करना पड़ता कि नहीं साहब अभी हमने कोई ऐसी डील नहीं की है, ना किया है। तो एक अच्छी रस्साकसी दोनों के देशों के बीच में फिलहाल डील को लेकर चलती हुई दिखाई दे रही है। पर पूरी कोशिश है कि 9 जुलाई के पहले हम कुछ बिग अनाउंसमेंट इस फ्रंट में देखेंगे भारत के एंड पे। हो सकता है न भी हो पाए, क्योंकि ट्रंप, देखिए ट्रंप बहुत अनसर्टेन व्यक्ति हैं। ट्रंप जो आज कहते हैं हो सकता है अगले दिन उस पर पलट जाएं। बिल्कुल सबसे ताज़ा उदाहरण है यूरोपियन यूनियन का। एक दिन पहले उन्होंने बोला था कि हम 50% यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ लगाएंगे, एक दिन बाद बोल दिया कि नहीं 50% टैरिफ को अभी हम सस्पेंड रखते हैं, होल्ड रखते हैं, बाद में देखेंगे। अगर ये नहीं माने तो जून का कोई उन्होंने टाइम दिया है, उसके बाद फिर हम लगा देंगे 50%। तो ट्रंप आज क्या कह रहे हैं, चीन के साथ आप देखिए, चीन पे 145% का टैरिफ लगाया और अब बातचीत जारी है। फिर स्विट्जरलैंड में जेनेवा में दोनों देशों के लोग मिले, वहाँ पे उन्होंने बात की और 115% टैरिफ दोनों ने वापस लिए। अब अमेरिका 30% टैरिफ ले रहा है चीन से, और 90 डेज के लिए दोनों देश लेंगे, चीन अमेरिका से 10% लेगा। तो बार्गेनिंग के दरवाजे खुले हुए हैं। ये बार्गेनिंग की आपकी कितनी अच्छी आपकी हुनर है, ये डिपेंड करेगा जब आप ट्रंप से बात करेंगे। नहीं, असली खेल होगा जब अमेरिका के जीडीपी के ग्रोथ के नंबर आएंगे, और जो फर्स्ट जो क्वार्टर के नंबर अमेरिका के आए हैं, जिसमें पहला जो एस्टीमेट आया था, एस्टीमेट क्या पहला नंबर जो आया था वो 0.3% श्रिंक हुई थी। अब उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट कल आया है अमेरिका का, वो 0.2% का नंबर दिखा रहा है। अमेरिका की इकोनॉमी दरअसल दरक रही है, उसमें आप देख लीजिए, और ऐसे में ट्रंप को नर्म होना पड़ेगा। और हाँ बिल्कुल, जब ग्रोथ अगर सुस्त हुई, जो कंजम्पशन की ग्रोथ है वो माना जा रहा था 1.8% रहेगा, वो 1.5% के राउंड रही है। ओवरऑल अगर इकोनॉमी नीचे जाती हुई दिखाई देगी तो मजबूरी भी हो सकती है ट्रंप को कि दुनिया के साथ ट्रेड पर आगे बढ़ा जाए और पीछे की चीज़ों को फिर से लेके आया जाए, रिवोक किया जाए। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच प्रवीण। चलिए आज के शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम 3 खबरें चुनकर लाए थे जिस पर हमने विस्तृत बातचीत की है। आपको कौन सी खबर अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मनी 9 देखते रहिए, और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।